नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार ना करते हुए हो गया। कल शाम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इससे कुछ चीज़ें जो है अब वो निश्चित रूप से क्लियर हो गई। इसके पूर्व आपने देखा होगा जब चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी और उसके बाद जिस प्रकार से मीडिया में आकर उन्होंने सीटों को लेकर बताया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपने चाचा पारस को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो हैं या नहीं हैं, मुझे उससे कोई पता नहीं है, मैं एनडीए के साथ हूँ। वहीं पर ये चीज़ें स्पष्ट हो गई और जो खबरें आई थी उससे भी ये स्पष्ट हो गई थी, जहाँ पे चिराग पासवान को 5 सीटें देकर सबसे पहले एनडीए में ये कंफर्म कर दिया गया, जो उपापोह की स्थिति बन गई थी कि चिराग पासवान रहेंगे या छोड़ेंगे। क्योंकि उसके पूर्व में आपने देखा कि लगातार चिराग पासवान दिल्ली में थे, उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, कोई बयान नहीं आ रहे थे। तो ये कयास लगाए जाने लगे और ख़ासकर जब वैशाली की उनकी रैली हुई, जिस प्रकार से वहाँ जन सैलाब उमड़ा, उससे भाजपा की बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ा दी थी। उसके बाद आपने देखा कि तुरंत वो दिल्ली गए, आनन फानन में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उनकी सीटों की कंफर्मेशन उन्हें दे दी गई, 5 सीटें उन्हें कंफर्म कर दी गई और वहीं से ये क्लियर मैसेज चला गया कि जो पूर्व में रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी, वो सीटें वापस से चिराग पासवान को दे दी गई है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो खेल पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ किया था, उसका बदला उन्होंने ले लिया और अपने आप को, और वो उत्तराधिकारी है भी, उसकी घोषणा हो गई और वो अपने आप को साबित भी कर दिए कि असली एलजेपी वही। वहीं दूसरी ओर खबरें ये थी कि जहां पारस को कहीं का राज्यपाल या भविष्य में कहीं से राज्यसभा या प्रिंस पासवान को बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने की खबरें चल रही थी, अंततः कल इन खबरों पर भी विराम लग गया। और जिस प्रकार से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने बयान दिया, वो दर्शाता है कि वो नाराज हैं और जिस प्रकार से वो हाजीपुर को लेकर बयान दे रहे हैं कि चुनाव वो लड़ेंगे, तो ये आप तय मान के चलिए कि वो एनडीए से बाहर हो गए। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति अब दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में ये तो तय हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार, हमने पूर्व में भी कहा है कि नीतीश कुमार इसलिए चुपचाप हैं कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है, तब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा।
और कहीं ना कहीं इस पे मुहर लगती हुई भी दिखाई दे रही है। कल आपने देखा किस प्रकार से ये खबर भी आ गई है कि आज चुनाव आयोग की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चुनाव के तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी। ठीक उसके एक दिन पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जो सीटों का समीकरण था वो लगभग फाइनल हो गया है। इसमें पशुपति पारस बाहर हो गए हैं। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जहां जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे थे, मंत्रिमंडल में एक और मंत्री मांग रहे थे, वो भी नहीं हुआ। और एक सवाल ये भी उठ रहा है अब कि क्या एनडीए में भाजपा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जहां एक एक सीट देने की बात हो रही है, तो क्या वाकई में एक एक सीट पे वो लड़ते हुए दिखाई देंगे? एक खबर आपने ये भी देखी कि भाजपा 17 सीट, जेडीयू 6 सीट, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी एक एक सीट बताया जा रहा है। लेकिन हमने जब भी खबर की है उसमें यही बोला है कि नीतीश कुमार को 12 सीट तो कंफर्म है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार 16 सीट जो बताया गया था और वो 16 सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में आप ये नहीं समझिए कि नीतीश कुमार के ही सारे कैंडिडेट 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इसके पूर्व में 2019 में जब नीतीश कुमार आए थे तो भाजपा 22 सीट उससे पहले जीती हुई थी और अपनी जीती हुई 5 सीट नीतीश कुमार के लिए कुर्बान की थी और उसे कहीं ना कहीं वापस चाहिए। तो 17 में 17 तो वो जीती हुई है। अगर नीतीश कुमार के 16 सीट होते हैं तो आप मान कर चलिए कि उसमें से 5 कैंडिडेट जो होंगे वो भाजपा के होंगे, जो नीतीश कुमार के सिंबल पे चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। सीटों के आंकड़े की बात करें तो या तो इस प्रकार से होता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो जो कॉम्बिनेशन हमने दिया है उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से सीटें मिलेगी। यही चीज़ें जो है बार बार खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होती है। क्या ऐसे में भाजपा ये रिस्क ले सकती है कि उन्हें ज़्यादा सीट देकर एंटी इनकम्बेंसी जो उनके साथ है, हमने इससे पहले खबर में बताया था कि नीतीश कुमार ही नहीं आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा 17 साल का बैगेज भी है जिसको भाजपा को ढोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भाजपा क्या ये रिस्क लेगी? और कल मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस प्रकार से जातीय समीकरण को बैठाया गया है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को MY से ऐसे भी कोई लेना देना नहीं है। और मंत्रिमंडल में भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है
क्योंकि बाकी जितनी भी जातियां हैं उनका समायोजन तो इसमें किया गया है, लेकिन मुस्लिम और यादव कहीं दूर दूर तक इस समीकरण में दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाजपा निश्चित तौर पे ये क्लियर करती हुई दिखाई दे रही है कि वो मुस्लिम और यादव का बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, और ये आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां एक और महागठबंधन इस इंतजार में बैठा हुआ है कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाहर हो जाता है तो निश्चित तौर पे भगदड़ मचने की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पे मानेंगे? जीतन राम मांझी के बारे में चर्चा जो चल रही है वो आप लगातार देख ही रहे हैं। उधर मुकेश सहनी हैं जिन्हें एक सीट का ऑफर किया गया, क्या वो एक सीट लेने के लिए तैयार है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि इधर का जो भगदड़ मचे उसके हिसाब से वो अपने गठबंधन में इन तमाम पार्टियों को स्थान दे सके। जहां एक और खबरें ये भी आ रही है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जहां राजद 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, वहीं कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, प्लस उनके एक और अन्य सहयोगी लेफ्ट हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पिछले चुनाव के तर्ज पे सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि आपके किस सीट पे कौन उम्मीदवार होंगे, आप उनका नाम बताइए। उनकी विनेबिलिटी कितनी होती है वो महत्वपूर्ण होता है, वो ये देखना चाह रहे हैं। यहीं पे कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज इस बात से पर्दा उठ गया और ये बातें साबित हो गई कि एनडीए में जहां एक और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, और जब तक तय नहीं होता तब तक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं, किसी ने भी किसी तरह का बयान नहीं दिया। सिर्फ पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि एनडीए को, भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब वो पूरी तरह से एनडीए से अलग हो चुके हैं। ये तो समय बताएगा कि कौन कहाँ से लड़ता है और किस गठबंधन में जाता है, वहाँ से उनकी जीतने की संभावनाएं कितनी रहती है ये भी पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात तो दर्शकों तय है, अगर पशुपति पारस की इच्छा हाजीपुर से लड़ने की है तो निश्चित तौर पे एनडीए के खिलाफ ही लड़ेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ ही लड़ेंगे। और इससे ये भी तय हो जाएगा कि कौन असली रामविलास पासवान जी के वारिस हैं, किनके पास वोट बैंक है। ऐसे तो हम लोग सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पशुपति पारस को भी अपनी राजनीतिक हैसियत
समझ में आ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि या तो भाजपा उन्हें जो ऑफर दे रही है उन्हें मान लेना चाहिए, और अगर नहीं मानते हैं तो उनका जो दिमाग में ये चल रहा है कि राजनीतिक वारिस वो हैं, उनके साथ आज के डेट में जब उनके जीते हुए सांसद जिनको वो साथ लेकर आए थे, जब वो उनके साथ में खड़े ही नहीं है, तो सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल तो उन्हीं पे उठता है कि जब आप अपने सांसद को समेट कर रख नहीं सकते और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं कि हमारे जितने सांसद हैं जो जहां से लड़े थे वहीं से लड़ेंगे, तो राजनीति में तो लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है। आप इंडिविजुअल लड़िए, महागठबंधन के साथ लड़िए, जैसे भी लड़िए, जितनी 40 सीटों पे आप लड़ सकते हैं, आपको या किसी भी दल को किसी ने रोका हुआ नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में जहां आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर क्या एक्शन लेते हैं, क्या इसके प्रतिकूल परिणाम आते हैं, इस पे भी हमारी नज़रें हैं। मुकेश सहनी लगातार दिल्ली में हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं, इन लोगों का क्या फैसला होता है उस पे भी नज़रें हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।